तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल क्या होता है और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंटें हैं जिनकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्या है टारगेट? वैदिक काल। तो हमारे जो वैदिक काल है, यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि ऋग वैदिक काल की जानकारी का स्रोत ऋग वैदिक है। ऋग वैद है। इस समय वैदिक काल आर्य अस्थायी जीवन व्यतीत करते थे। जो हमारा वैदिक काल की जानकारी जो है वो स्रोतों के हिसाब से ऋग्वेद है। इसके बाद इस समय वैदिक काल आर्य स्थायी जीवन जो था, जो आर्य समाज का जो अस्थायी जीवन था वो अस्थायी जीवन व्यतीत कर रहे थे। ऋग्वेद की अनेक बातें अव्यवस्था में मिलती हैं, जो कि ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद की जितनी सारी बातें हैं हमारी, जो इनके जीवन काल की जितनी भी चर्चित बातें हैं वो सब हमारी कहाँ पे मिलती हैं? अव्यवस्था में मिलती है। अव्यवस्था क्या है? ईरानी भाषा का एक प्राचीनतम ग्रंथ है। ग्रंथ जो हमारा जैसे हमारा जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, तो उसी तरह ईरानी भाषा का एक प्राचीनतम ग्रंथ है। उसी ग्रंथ में अव्यवस्था जो है वो एक ग्रंथ का नाम है, एक बुक है। इसी अव्यवस्था में जो भी हमारा अवस्था जो ऋग वैदिक काल जितनी भी सारी बातें हैं वो अव्यवस्था के प्राचीनतम ग्रंथ में हमको पढ़ने को मिलती हैं। इसके बाद है आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। जो हमारे आर्य समाज के जो लोग थे, उनकी जो लैंग्वेज थी, उनकी जो भाषा थी, उनकी जो सभ्यता थी, वो हमारी जो ग्रामीण सभ्यता थी तथा इनकी भाषा संस्कृत थी और इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा में थी। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश क्षेत्र की ब्रह्मावर्त भी कहा जाता था। इनको ब्रह्मावर्त भी कहा जाता था। इसका आर्थिक जीवन क्या था और आर्थिक जीवन ये लोग कैसे जीते थे, इनकी जो आर्थिक दशा थी, आर्थिक जीवन के बारे में आप देखिए। तो कह रहा कि आर्यों का आर्थिक जीवन भौतिकता से प्रेरित था तथा अर्थव्यवस्था में पशुओं का महत्व सर्वाधिक था। कहने का मतलब जो इनका जो था वो हमारी भौतिकता से प्रेरित अर्थव्यवस्था में पशुओं का महत्व सर्वाधिक था। इनका जो आर्थिक जीवन था, इनके जीवन में भौतिकता से अपना जीवन यापन कर रहे थे, बट इनका जो जीवन है, इनके जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिपेंड जो थे वो थे हमारे जो थे वो कहे में थे पशुओं का महत्व सबसे ज़्यादा देते थे। तो इनके जो आर्थिक जीवन में अर्थव्यवस्था में तो सबसे ज़्यादा इनका जो जीवन था निर्भर था वो पशुओं पर निर्भर था। यहाँ पर सर्वाधिक महत्व पशुओं का था। गाय के लिए युद्धों का विवरण ऋग्वेद में मिलता है। जो हमारा गायों का जो विवरण है वो ऋग्वेद में मिलता है। इसका अगला पॉइंट कह रहा है कि ऋग्वेद में यौ तथा धान्य की चर्चा है। ऋग्वैदिक आर्य जौ की खेती पर अधिक ध्यान देते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। मीन्स हमारा जो ऋग्वेद जो था वो यौ मीन्स होता है जौ, जिसको हम बोलते हैं जौ। यौ मीन्स होता है जौ। तो यौ मीन्स होता है जौ। यौ तथा धान्य मीन्स धान की खेती। धान्य में उनकी भाषा जो थी दो धान्य थी। तो ऋग्वेद में यौ तथा धान्य की चर्चा है। वो जो खेती करते थे ऋग्वेद के समय में, जो खेती करते थे, ऋग्वेद में हमारा बताया गया कि वो जो खेती करते थे वो जौ तथा धान्य की खेती करते थे। ऋग्वेद जौ की खेती पर अधिक ध्यान देते थे। वो जो खेती करते थे जौ और धान्य की, बट वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसको देते थे? जौ को। तो धान्य यौ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान देते थे वो जौ की खेती पर। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय प्रणाली आदान प्रदान का जो सिस्टम था वो उनके समय चल रहा था। इसके बाद अगले पॉइंट क्या कह रहा है कि संपत्ति की गणना रई अर्थात मवेशियों के रूप में होता था। संपत्ति की गणना रई अर्थात मवेशियों के रूप में होता था। इसके बाद है गाय के अतिरिक्त बकरियां, भेड़ तथा घोड़े भी पाले जाते थे। गाय के अतिरिक्त उनका जो पशुपालन था, पशुपालन के अंतर्गत उनके जो भी जानवर थे, गाय, बकरी, भैंस, जो भी थी जानवर जितने भी सारे थे, तो सभी जानवरों का पालन
करते थे, घोड़े भी पाले जाते थे। तो ऋग्वेद के अगला पॉइंट है, ऋग्वेद के अनुसार खेती के लिए हल द्वारा भूमि को जोतने की शिक्षा सर्वप्रथम अश्वनों द्वारा दी गई थी। तो जो खेती करते थे वो खेती को हल द्वारा जोतते थे और इसके बाद अपनी फसल को उगाते थे। तो इसकी जो शिक्षा दी थी वो अश्वनों ने दी थी। इसके बाद अगला पॉइंट है, पशुपालन की तुलना में कृषि का महत्व नगण्य था। कृषि के लिए उर्वर, धान्य तथा वोपत्ति जैसे शब्दों का प्रयोग होता था। कहने का मतलब पशुपालन की हिसाब से अगर हम देखा जाए तो वो जो लोग खेती करते थे वो बिल्कुल खेती की कोई वैल्यू नहीं थी। सबसे ज्यादा डिपेंड वो थे पशुओं पर। तो वहाँ पर जो खेती का समय था, वो जो खेती करने का जो टारगेट था वो उनका बिल्कुल नगण्य था, ना मात्र की खेती करते थे वो। इसके लिए अन्य शब्दों का प्रयोग होता था। उनके समय उर्वर, धान्य तथा वोपत्ति जैसे शब्दों का प्रयोग करते थे। इसके बाद ऋग्वेद में कुछ व्यवसायों के नाम भी मिलते हैं। जो हमारा ऋग्वेद है उसके अंतर्गत कुछ व्यवसाय हैं जो उन्होंने अपने समय पर किया था। तो जैसे तक्षण, कर्मा, स्वर्णकार, चर्मकार आदि सीमित व्यापार का आधार विनिमय प्रणाली थी। जो हमारे ऋग्वेद के अंतर्गत जो व्यवसाय आता है उनका तो कौन कौन सा है? तक्षण, कर्मा, स्वर्णकार, चर्मकार आदि सीमित व्यापार का आधार विनिमय प्रणाली थी। इसके बाद है वेकनाट में ऋणदाता थे जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। कहने का वेकनाट एक ऋणदाता था उस समय जो ऋग्वेद में था। तो ऋग्वेद के समय वेकनाट का एक ऋणदाता था जो लोगों को धन देता था ब्याज के रूप में। तो ब्याज जो वो लेता था वो ब्याज बहुत अधिक लेता था, अपनी लिमिट से ज्यादा जितना ब्याज देता था उससे कहीं, जितना पैसा देता था उससे कहीं ज्यादा ब्याज लगा करके उन लोगों को पैसा देता था और ब्याज वो बहुत अधिक वसूलता था। और तो ये हमारे कुछ ऋग्वैदिक काल के जो देवता हैं। तो ऋग्वैदिक देवता, तो ऋग्वैदिक के समय जो हमारे देवता थे और उनका क्या संबंध था? तो जो देवता थे हमारे वो थे वरुण, इंद्र, पूषण, अग्नि, मरुत, आश्विन, घौ, सोम, उषा, विष्णु, सूर्य। तो जो हमारे वरुण देवता थे वो थे ऋतु का संरक्षक। जो हमारे वरुण देवता हैं वो ऋतुओं के संरक्षक है, ऋतुओं की देखभाल करते हैं। इसके बाद इंद्र जो है वो युद्ध में नेतृत्व करता है। जो हमारे इंद्रदेव हैं वो युद्ध में नेतृत्व करता है। इसके बाद पूषण जो है चरगाहों का स्वामी। चरगाहों मीन्स होता है जानवरों को चराने वाला। तो जानवरों को जो चराते हैं उनका जो स्वामी है उसे बोलते हैं, उनके स्वामी को यानी उनके देवता को बोलते हैं पूषण। अग्नि ब्रह्मा से जो